बेटा हम लोग इकोसिस्टम वाले चैप्टर में, इकोसिस्टम के चैप्टर में हम लोगों ने पिरामिड्स पढ़ना शुरू करे थे, है ना। इकोसिस्टम पिरामिड में पिरामिड्स पढ़ना शुरू करे थे बेटा, एनर्जी पिरामिड्स पढ़ना शुरू करे थे। और उस पिरामिड में हमने सबसे पहला पिरामिड ऑफ नंबर, पिरामिड ऑफ नंबर ये पढ़ लिया था। पिरामिड ऑफ नंबर को हम लोग, अच्छा एक चीज और कि हम लोगों ने कहा था कि जो पिरामिड्स होते हैं, इकोलॉजिकल पिरामिड्स जो होते हैं, उनके 3 शेप होती है। हमने तीनों शेप के बारे में बात की थी कि एक तो होती है कैसी शेप, अपराइट, ये शेप कैसी थी, अपराइट, ये शेप कैसी थी, इन्वर्टेड, और ये इस तरीके की शेप थी, स्पिंडल शेप्ड। अपराइट, इन्वर्टेड, स्पिंडल शेप, ये इकोलॉजिकल पिरामिड की ये जो शेप है, ये शेप डिपेंड करती है कि कौन सा इकोसिस्टम है। अलग अलग इकोसिस्टम के अकॉर्डिंग शेप चेंज हो जाती है, ठीक है। जैसे कि हम लोगों ने पिरामिड ऑफ नंबर पढ़े थे। पिरामिड ऑफ नंबर में हम लोगों ने पॉन्ड इकोसिस्टम का भी पढ़ा था बेटा, उसमें हमने ग्रासलैंड इकोसिस्टम का भी पढ़ा था, ठीक है ना। उसमें हम लोगों ने ओशन इकोसिस्टम वाला, तो आपने देखा था किसमें अपराइट आ रहा है और किसमें क्या, तो उसमें हमें क्या, और हमने एक ट्री का भी पढ़ा था, एक ट्री वाला एग्जाम्पल भी लिया था। तो आपको ध्यान रखना है कि इकोसिस्टम के अकॉर्डिंग कौन सा इकोसिस्टम है, इसके बेस पर ही शेप पता लगेगी। तो हमने पिरामिड ऑफ नंबर को 3 एग्जांपल्स के साथ समझ लिया था और देखा था कि किस तरीके से उसमें इन्वर्टेड भी आ रहा था, उसमें स्पिंडल भी आ रहा था और अपराइट भी आ रहा था, ठीक है। अब हम लोग, क्योंकि हमने वहाँ पर नंबर्स को काउंट करते हैं, पिरामिड ऑफ नंबर में क्या काउंट करते हैं, नंबर्स को काउंट करते हैं। काउंट करने का मतलब ये नहीं कि आपको गिनती करनी है, काउंट करने का मतलब है कि अप्रॉक्स एक लगभग आप अंदाजा लगा लेते हैं किसका नंबर ज्यादा होगा, ठीक। अब हम दूसरा पिरामिड पढ़ने जा रहे हैं, पिरामिड ऑफ बायोमास, पिरामिड ऑफ बायोमास। अब पिरामिड ऑफ बायोमास, बायोमास का मतलब क्या है बेटा, एक्चुअल जो वेट होता है, एक्चुअल जो वेट होता है किसी भी प्लांट का या एनिमल का, जिसको हम लोग ड्राई वेट कहते हैं। क्या कहते हैं, ड्राई वेट, यानी कि किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर, चाहे वो प्लांट है या एनिमल है, उसका जो वाटर को रिमूव करके जो वेट होता है, जो ड्राई वेट, वो ड्राई वेट कहलाता है। तो उसका एक्चुअल वेट कहलाता है, वही उसका बायोमास कहलाता है। समझ रही, वही इसको बायोमास कहलाता है। तो बायोमास के बेस पर, बायोमास के बेस पर हम लोग ये देखेंगे कि पिरामिड ऑफ बायोमास में कौन कौन से शेप आएंगे। तो हम लोग बायोमास के पिरामिड का एग्जाम्पल समझेंगे। पहला एग्जाम्पल जो हम लोग समझ रहे हैं वो हम लोग समझेंगे बेटा ओशियन इकोसिस्टम का, ओशियन इकोसिस्टम। आपको मालूम है कि ओशियन का जो इकोसिस्टम होता है, ओशियन इकोसिस्टम में जो बायोमास के अकॉर्डिंग चलेंगे, समझिएगा। बायोमास सबसे पहले हमने कहा कि ओशियन इकोसिस्टम में प्रोड्यूसर यानी कि फाइटोप्लैंक्टन्स, ये हैं फाइटोप्लैंक्टन्स, ये फाइटोप्लैंक्टन्स। अब आप ये देखिए बेटा कि फाइटोप्लैंक्टन्स को खाने वाली कौन है, स्मॉल फिश। आप बायोमास देखिए, फाइटोप्लैंक्टन्स का बायोमास ज्यादा होगा या इनको खाने वाली स्मॉल फिश का। ऑब्वियसली स्मॉल फिश के अंदर वजन ज्यादा होगा, उनका ड्राई वेट भी फाइटोप्लैंक्टन से ज्यादा होगा। हम क्या देख रहे हैं, बायोमास। क्या देख रहे हैं हम लोग, बायोमास। तो फाइटोप्लैंक्टन से ज्यादा बायोमास होगा किसका, स्मॉल फिश का। स्मॉल फिश ने फाइटोप्लैंक्टन्स को खाया। अब इन स्मॉल फिश को खाने वाली लार्ज फिश होगी। लार्ज फिश जितनी भी होंगी उस ओशियन के अंदर, आप सोचिए लार्ज फिश का वजन तो और ज्यादा होगा, तो बायोमास उनका और ज्यादा होगा। तो स्मॉल फिश के बायोमास से ज्यादा होगा लार्ज फिश का। तो देखिए आप, देखिए ये लार्ज फिश, हम बायोमास देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं हम लोग, बायोमास देख रहे हैं। तो लार्ज फिश का जो बायोमास होगा वो ज्यादा होगा स्मॉल फिश के बायोमास से। तो आपने देखा कि बायोमास, पिरामिड ऑफ बायोमास ओशियन इकोसिस्टम का कैसा बना, इन्वर्टेड। बड़ा वाला हिस्सा ऊपर है, छोटा वाला नीचे है। तो ये इस तरीके का बना ना, ये है ना, ये कैसा है,
ये कैसा बना, इन्वर्टेड। इसका मतलब ये है पिरामिड ऑफ बायोमास ओशियन इकोसिस्टम का हमेशा इन्वर्टेड बनेगा। ठीक है, डिपेंड करता है कि किस इकोसिस्टम की बात चल रही है, तो उसी इकोसिस्टम के अकॉर्डिंग हम लोग पिरामिड बनाते हैं। और बायोमास को देख रहे हैं या नंबर को देख रहे हैं, ये चीज़ ध्यान रखनी पड़ती है। ठीक है, तो पिरामिड ऑफ बायोमास का हमने पहला एग्जाम्पल समझा ओशियन इकोसिस्टम का। सेम इसी तरीके से अगर हम लोग ग्रासलैंड इकोसिस्टम का बनाएंगे ना, पिरामिड ऑफ बायोमास हमने ओशियन इकोसिस्टम में पढ़ा, अब हम देखते हैं पिरामिड ऑफ बायोमास, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं ग्रासलैंड इकोसिस्टम में। ग्रासलैंड इकोसिस्टम में पिरामिड ऑफ बायोमास कैसा बनेगा। तो दूसरा एग्जाम्पल हम लोग पिरामिड ऑफ बायोमास का लेंगे ग्रासलैंड इकोसिस्टम। ग्रासलैंड इकोसिस्टम, ग्रासलैंड इकोसिस्टम में ग्रास बहुत सारी, इस ग्रास को, ये ग्रास तो है बहुत सारी, इस ग्रास को खाने वाली जो गोट होंगी ग्रासलैंड में, वो गोट्स इतनी थोड़ी होंगी, कम होंगी। तो कम होंगी मतलब उससे कम होंगे, उनका बायोमास इससे कम होगा क्योंकि नंबर्स कम है। गोट को खाने वाली लॉइन होंगे, लॉइन भी तो बायोमास तो लॉइन का ज़्यादा होगा, लेकिन लॉइन के नंबर तो कम है बेटा, तो बायोमास इससे कम होगा। ठीक है, तो ये कैसा बना ग्रासलैंड इकोसिस्टम में, अपराइट। कैसा बनेगा, अपराइट बनेगा। कैसा बनेगा बेटा, अपराइट बनेगा ग्रासलैंड इकोसिस्टम का। ठीक है, ठीक है बेटा, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। पिरामिड ऑफ बायोमास में हमने दोनों एग्जाम्पल समझ लिए। अब हम पिरामिड ऑफ नंबर समझ चुके, पिरामिड ऑफ बायोमास समझ चुके। अब हम कौन सा समझेंगे बेटा, इसमें हमने पिरामिड ऑफ बायोमास में इन्वर्टेड भी देख लिया और अपराइट भी देख लिया। ठीक है, अब आप कैसे भी बना सकते हैं, किसी का भी इकोसिस्टम पूछा जाएगा तो आप उसके अकॉर्डिंग बना सकते हैं, पिरामिड ऑफ बायोमास, पिरामिड ऑफ नंबर। चलिए, तीसरा इकोलॉजिकल पिरामिड हम लोग समझेंगे, पिरामिड ऑफ एनर्जी। पिरामिड ऑफ एनर्जी, इसके बारे में हमेशा याद रखिएगा, पिरामिड ऑफ एनर्जी केवल अपराइट ही होता है, अपराइट ही होता है। पिरामिड ऑफ एनर्जी हमेशा अपराइट होता है। क्यों? क्योंकि डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स में, डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल में, क्योंकि डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल में 10% एनर्जी का फ्लो होता है, एनर्जी फ्लो होता है, जो कि यूनी डायरेक्शनल होता है, एक ही डायरेक्शन में तो होगा बेटा। 10% एनर्जी चलता चला जाएगा। तो जो सबसे नीचे होगा, यानी कि देखिए प्रोड्यूसर सबसे नीचे होते हैं, प्रोड्यूसर के पास सबसे ज़्यादा एनर्जी होगी, ट्रॉफिक लेवल 1। फिर इस प्रोड्यूसर को जो हर्बीवोरस खाएगा, इस प्रोड्यूसर को जो हर्बीवोरस खाएगा यानी ट्रॉफिक लेवल 2, उसके अंदर एनर्जी कम पहुंचेगी। इस हर्बीवोरस को जो कार्निवोरस खाएगा यानी ट्रॉफिक लेवल 3 पर, वो कार्निवोरस जो खाएगा ट्रॉफिक लेवल 3 पर होगा, उसके अंदर और कम एनर्जी पहुंचेगी। इसके ऊपर भी अगर कोई होगा तो उसके ऊपर और कम। तो आप देखिए कैसा बन रहा है ये, अपराइट। इसीलिए पिरामिड ऑफ एनर्जी हमेशा अपराइट ही होता है। पिरामिड ऑफ एनर्जी हमेशा अपराइट होता है क्योंकि 10% एनर्जी फ्लो होता है प्रत्येक ट्रॉफिक लेवल में। और ये 10% एनर्जी को किस साइंटिस्ट ने दिया था? 10% एनर्जी को कौन सा साइंटिस्ट ने बताया था? लिंडमैन ने। लिंडमैन ने 10% एनर्जी फ्लो का बताया था कि ट्रॉफिक लेवल जैसे जैसे आगे बढ़ते चले जाते हैं, ट्रॉफिक लेवल बढ़ने के साथ साथ एनर्जी जो है वो कम होती चली जाती है, क्योंकि 10% एनर्जी फ्लो होता चला जाता है विभिन्न ट्रॉफिक लेवल में। ठीक है, तो इसका मतलब पिरामिड ऑफ एनर्जी हमेशा और हमेशा अपराइट ही होता है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। क्यों होता है? क्योंकि 10% एनर्जी ही
पहुंचती है आगे के ट्रॉफिक लेवल में। ठीक है बेटा, तो ये हमने इकोलॉजिकल पिरामिड्स को पढ़ा। ध्यान रखिएगा इकोलॉजिकल पिरामिड्स का क्वेश्चन आता है, और इकोलॉजिकल पिरामिड्स जो है वो आपको इकोसिस्टम के बेस पर ही उसकी शेप पता लगती है। ठीक है, किसी भी पिरामिड की क्या शेप होगी वो डिपेंड करता है कि कौन से इकोसिस्टम की बात हो रही है और कौन से पिरामिड की बात हो रही है। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग एक नए टॉपिक को शुरू करते हैं इकोसिस्टम में, दैट इज सक्सेशन। क्या शुरू करेंगे? सक्सेशन। तो हम लोग शुरू करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज इकोलॉजिकल सक्सेशन। इकोलॉजिकल सक्सेशन। इकोलॉजिकल सक्सेशन। पहले तो इकोलॉजिकल सक्सेशन का मतलब समझिए। सक्सेशन का मतलब होता है किसी भी ऐसी जगह पर जहाँ पर कोई लाइफ नहीं है, जहाँ कोई ऑर्गेनिक मैटर नहीं है, वहाँ पर किस तरीके से लाइफ फॉर्म्स बनती हैं, उसको कहते हैं सक्सेशन। बात समझना। सपोज किसी ज़मीन पर कोई पौधे नहीं हैं, कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म वहाँ पर नहीं है, फिर धीरे धीरे करके वहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिज्म बनना शुरू हुए, यानी कि ऑर्गेनिक मैटर वहाँ पर इकट्ठा होना शुरू हुआ, तो इसी को कहते हैं सक्सेशन। तो सक्सेशन जो होता है, इकोलॉजिकल सक्सेशन, ये कम्युनिटी, ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है किसका? कम्युनिटीज का। सक्सेशन क्या है? कैरेक्टरिस्टिक फीचर है किसका? कम्युनिटी का। कम्युनिटीज का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। कम्युनिटीज का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। ठीक है, तो ये इकोलॉजिकल सक्सेशन कैरेक्टरिस्टिक फीचर किसका है बेटा? कम्युनिटीज का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। तो अगर अब हम लोग सक्सेशन की बात करते हैं तो हमने कहा ऐसा एरिया जहाँ पर कोई लाइफ नहीं है, ऐसा एरिया जहाँ पर कि कोई लाइफ नहीं है, वो लाइफ आ गई वहाँ पर, उसको कहते हैं सक्सेशन। ठीक है, बात को समझ में आ रही है बेटा? यानी कि सक्सेशन का मतलब हुआ, सक्सेशन में क्या हुआ? चेंज हुआ। किसमें? कंडीशन में। चेंज इन कंडीशन। सक्सेशन का मतलब है कंडीशन ही चेंज हो गई। जहां किसी समय में बहुत हरे भरे पौधे हुआ करते थे, वहां पर हरे भरे पौधे की जगह अब वहां पर कंडीशन बिल्कुल चेंज हो गई। क्या बन गया? डेजर्ट बन गया। बात समझे ना? दैट इज सक्सेशन। जहां कभी किसी जगह पर कोई पौधे नहीं उगा करते थे, कोई पौधे ही नहीं थे, पानी ही पानी था, वहां पर पौधे निकल आए, एवरग्रीन फॉरेस्ट बन गए, कंडीशन में चेंज हो गया। दैट इज सक्सेशन। तो सक्सेशन का मतलब है चेंज इन कंडीशन। कंडीशन में चेंज कैसे हुआ? कंडीशन में चेंज का मतलब है कि कंपोजिशन चेंज हुआ वहां पर, यानी कि चेंज इन कंडीशन का मतलब है कि इकोसिस्टम के, किसी भी कोई भी इकोसिस्टम है, इकोसिस्टम के स्ट्रक्चर और कंपोजिशन में चेंज। चेंज हुई ना कंडीशन, यानी कि कोई भी इकोसिस्टम, पॉन्ड था, पॉन्ड इकोसिस्टम है, उस पॉन्ड इकोसिस्टम की जगह फॉरेस्ट इकोसिस्टम बन गया, यानी कभी वहां पर पानी हुआ करता था, अब वहां पर क्या है? वहां पर पेड़ पौधे हो गए, तो चेंज हुआ ना कंडीशन में। तो चेंज इन कंडीशन को ही हम लोग सक्सेशन कह रहे हैं, यानी इकोसिस्टम के स्ट्रक्चर और कंपोजिशन में चेंज होने को कहते हैं सक्सेशन। क्या कहते हैं? सक्सेशन। ठीक, अब आपको समझना क्या है सक्सेशन, समझे बेटा? अब आपको समझना है एक्चुअली क्या होता है कि सक्सेशन जो है वो शुरुआत होती है किसी ऐसी चीज से जो लिविंग ऑर्गेनिज्म वहां पर रह रहे हैं, उससे शुरुआत होती है। तो हमने कहा कि ये सक्सेशन जिस स्पीसीज से स्टार्ट होता है, सक्सेशन
जिस स्पीशीज से स्टार्ट होता है, जिस स्पीशीज से सक्सेशन स्टार्ट होता है उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं पायोनियर कम्युनिटी। ठीक है, क्या कहते हैं, पायोनियर कम्युनिटी, जिस स्पीशीज से सक्सेशन स्टार्ट होता है। तो समझे, जिस स्पीशीज से सक्सेशन स्टार्ट होता है उसको कहते हैं पायोनियर कम्युनिटी। क्या कहते हैं बेटा, पायोनियर कम्युनिटी कहते हैं। ठीक है, और जिस स्पीशीज पर सक्सेशन खत्म होता है, एंड होता है, जिस स्पीशीज पर सक्सेशन का एंड होता है, यानी उसके बाद कोई चेंज नहीं होगा वहां पर, जिस स्पीशीज पर सक्सेशन का एंड होता है वो कहलाती है क्लाइमैक्स कम्युनिटी। क्लाइमैक्स, वो कहलाती है क्लाइमैक्स कम्युनिटी। जिस स्पीशीज से शुरुआत हुई वो पायनियर स्पीशीज या तो पायनियर स्पीशीज कहेंगे या पायनियर कम्युनिटी कहेंगे, और जहां पर एंड हो रहा है सक्सेशन का, जिस स्पीशीज पर एंड हो रहा है वो क्लाइमैक्स कम्युनिटी कहलाएगी, क्लाइमैक्स स्पीशीज कहलाएगी। इसका मतलब ये है कि सक्सेशन की स्टार्टिंग हुई पायनियर स्पीशीज से, एंड हुआ क्लाइमैक्स पर, एंड हुआ क्लाइमैक्स स्पीशीज पर। इसके बीच में जितनी भी स्पीशीज आई होंगी, ऐसा तो नहीं है कि डायरेक्टली इस पायनियर स्पीशीज से क्लाइमैक्स स्पीशीज बन गई, एक के बाद एक स्पीशीज आती चली गई, वहां पर एक के बाद एक स्पीशीज आती चली गई। बात को समझे ना, पायनियर स्पीशीज जिससे शुरुआत हुई, उसके बाद दूसरी स्पीशीज आई, उसके बाद तीसरी स्पीशीज आई, उसके बाद चौथी स्पीशीज आई, और लास्ट में जाके एक ऐसी स्पीशीज आई जिसके बाद में कोई चेंज नहीं हुआ, तो जहां चेंज होना बंद हो गया वो क्लाइमैक्स स्पीशीज कहलाई। तो पायनियर स्पीशीज और क्लाइमैक्स स्पीशीज के बीच में जितनी भी स्पीशीज आई होंगी वो कहलाती हैं सीरल कम्युनिटीज। क्या कहलाती हैं, सीरल कम्युनिटीज, सीरल स्पीशीज। और इनको क्या कहते हैं, सीयर कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, सीयर। क्या कहलाता है ये, सीयर। इनके बीच में क्या कहलाएंगे ये, सीयर्स। जितनी भी स्पीशीज बीच में आएंगी वो कहलाएंगी सीयर, यानी सीरल कम्युनिटीज। बात को समझे ना। तो सक्सेशन क्या है, चेंज इन कंडीशन। सक्सेशन का मतलब क्या है, चेंज इन कंडीशन। सक्सेशन का मतलब है कंडीशन में चेंज होना, किसी भी इकोसिस्टम में बिल्कुल चेंज हो जाना, उसकी कंडीशन बिल्कुल चेंज हो जाना, उस इकोसिस्टम का बिल्कुल चेंज हो जाना, दैट इज सक्सेशन। जैसे कि पॉन्ड, हमने कहा पॉन्ड की जगह पर वहाँ पे हरे भरे जंगल बन गए, जहाँ पर जंगल थे वहाँ डेजर्ट बन गया, तो चेंज हुआ ना कंडीशन में। तो ये कंडीशन में चेंज होने को ही हम लोग क्या कहते हैं, सक्सेशन कहते हैं। याद रखना है आपको, सक्सेशन जहाँ से स्टार्ट होता है, जिस स्पीशीज से स्टार्ट होता है वो पायनियर स्पीशीज कहलाती है, और जिस स्पीशीज पर खत्म होता है यानी कि एंड होता है वो क्लाइमैक्स स्पीशीज कहलाती है। ठीक, बात समझ में आ रही है बेटा। चलिए, तो अब हम लोग इसकी बात जरा सक्सेशन में और आगे पढ़ते हैं कि सक्सेशन कितने टाइप का होता है। ठीक है, सक्सेशन के टाइप, दो टाइप का सक्सेशन होता है। एक तो होता है प्राइमरी सक्सेशन और दूसरा होता है सेकेंडरी सक्सेशन। अब इनमें अंतर समझिए, प्राइमरी सक्सेशन और सेकेंडरी सक्सेशन में अंतर समझिए। प्राइमरी सक्सेशन का मतलब है
अगर सक्सेशन उस एरिया पर होता है, अगर सक्सेशन उस एरिया पर होता है जहाँ कभी भी कोई लाइफ फॉर्म नहीं थी, कोई एयर नहीं थी, कुछ भी नहीं था, कोई भी लाइफ फॉर्म नहीं थी, तो उसको कहते हैं सक्सेशन, सॉरी प्राइमरी सक्सेशन। बात समझ में आ रही है? जहाँ कहीं भी कोई भी लाइफ फॉर्म थी ही नहीं, जहाँ पर कोई भी लाइफ थी ही नहीं, कोई ऑर्गेनिक मैटर नहीं था, वो प्राइमरी वहाँ पर सक्सेशन शुरू हुआ, तो वो प्राइमरी सक्सेशन कहलाता है। ये प्राइमरी सक्सेशन क्या है? वह एरिया जहां कोई लाइफ फॉर्म, कोई लाइफ थी ही नहीं, कोई लाइफ फॉर्म ना हो तथा कोई ऑर्गेनिक मैटर ही ना हो, कोई ऑर्गेनिक मैटर ना हो। ये बिल्कुल शुरुआत हो रही है, कुछ भी नहीं है, कोई ऑर्गेनिक मैटर नहीं है, ना जमीन है ना मिट्टी, जमीन से मतलब मिट्टी वगैरह कुछ भी नहीं है, पौधे कहाँ से उगेंगे, हम तो हर स्पीशीज की बात कर रहे हैं। तो ऐसी कौन सी जगह है? एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं। वॉल्केनो का जो लावा होता है, ज्वालामुखी का जो लावा होता है, जब वो ठंडा होता है, ज्वालामुखी फटता है तो लावा निकलता है, वो बहुत ज्यादा गर्म होता है, फिर वो जब वो ठंडा हो जाता है तब भी उसका टेम्परेचर इतना ज्यादा गर्म होता है। बात तो समझिए, ज्वालामुखी जो होता है वॉल्केनो, तो कोल्ड लावा, ठंडा लावा, कोल्ड लावा, पढ़ेंगे इसके बारे में भी, कोल्ड लावा बताती हूँ इसके बारे में। तो प्राइमरी सक्सेशन उस जगह पर होता है जहाँ कहीं भी, वो एरिया जहाँ पर कभी भी लाइफ थी ही नहीं, जहाँ कभी भी कोई ऑर्गेनिक मैटर नहीं था, जहाँ पर मिट्टी नहीं थी, तो ऐसी जगह पर कौन सी स्पीशीज आ सकती है, कौन सा ऑर्गेनिज्म आ सकता है? जैसे कि हम लोग बात करते हैं कोल्ड लावा, हमने एक एग्जांपल समझा प्राइमरी सक्सेशन का। ज्वालामुखी जब फटता है तो उसका जो लावा निकलता है, तो लावा इतना ज़्यादा गर्म होता है कि जब वो ठंडा भी हो जाता है तब भी उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है। फिर वहाँ पर कोई सॉइल नहीं होती है, वो लावा है, वो तो ठंडा तो हो गया, तब भी उसका टेम्परेचर इतना हाई है कि वहाँ पर कोई ऑर्गेनिज्म आ ही नहीं सकता है। और ठंडा होने के बाद भी वहाँ पर कोई सॉइल तो है नहीं है कि सॉइल होगी तो वहाँ पौधे उगाएंगे, तो कोई सॉइल तो है नहीं वहाँ। तो उसके बाद पूरे एरिया में क्या है? कोल्ड लावा पड़ा हुआ है, वहाँ पर कोई ऑर्गेनिज्म नहीं आ रहा। कौन सा ऑर्गेनिज्म आएगा? ऐसा ऑर्गेनिज्म आएगा जो कि जिसको कि पानी की ज़रूरत ही ना हो, जिसको कि मिट्टी की ज़रूरत ना हो। तो कोल्ड लावा पर कौन सा ऑर्गेनिज्म सबसे पहले ग्रो करेगा? लाइकेंस। लाइकेंस को सॉइल की ज़रूरत नहीं होती है, लाइकेंस को सॉइल की ज़रूरत ही नहीं है, तो सबसे पहले लाइकेंस उगने लग गए वहां पर कोल्ड लावा पर। आपको समझे? लाइफ देखिए कैसे शुरू हुई, सक्सेशन कैसे, यही तो प्राइमरी सक्सेशन है। कोल्ड लावा पर, लावा के ऊपर लाइफ आ गई, लावा के ऊपर जंगल बन गए। कैसे बन गए? उस कोल्ड लावा के ऊपर सबसे पहले ग्रो किया किसने? लाइकेंस ने। सबसे पहले किसने ग्रो करा? लाइकेंस ने ग्रो करा। सबसे पहले लाइकेंस ही आ सकते हैं वहां पर। क्यों? क्योंकि लाइकेंस को कोई सॉइल की जरूरत नहीं पड़ती, तो लाइकेन वहां पर उगने लग गए। लाइकेंस ने जो केमिकल्स का सिक्रीशन किया, लाइकेंस ने जो केमिकल का सिक्रीशन किया, उससे जो लावा था, कूल लावा जो था, उसमें दरारें पड़ी, उसमें दरारें पड़ी, टूटने लगा एक तरह से। फिर लाइकेंस वहीं पर मर गए। बात को समझिएगा, लाइकेंस वहां पर मर गए। मरने के बाद में लाइकेंस का, मरने के बाद में तो डिकम्पोजिशन हो गया हुआ, तो लाइकेंस जब मर गए तो वहां पे ऑर्गेनिक मैटर इकट्ठा हो गया। अब वो ऑर्गेनिक मैटर जो इकट्ठा हो गया, वो ऑर्गेनिक मैटर बहुत ही पतली लेयर थी सॉइल की, जहां पर कि ब्रायोफाइट्स उगना शुरू हो गए। ब्रायोफाइट्स उगना शुरू हो गए। ब्रायोफाइट्स को बहुत पतली लेयर की मिट्टी की जरूरत होती है। आपको मालूम है कि ब्रायोफाइट्स मिट्टी में नहीं उगते हैं, बहुत पतली मिट्टी भी अगर मिल जाती है उनको, पत्थरों पर भी आपने देखा होगा, पत्थरों पर भी आपने, पहाड़ों पर पत्थरों पर ब्रायोफाइट्स को उगते हुए देखा है। तो ब्रायोफाइट्स को मिट्टी की जरूरत नहीं है, तो हल्की सी लेयर, पतली सी लेयर बन गई लाइकेंस के मरने के बाद में मिट्टी की, तो उसी पर ब्रायोफाइट्स उगने लग गए। फिर क्या हुआ? ब्रायोफाइट्स मरे, तो ब्रायोफाइट्स का भी ऑर्गेनिक मैटर, तो सोचिए लाइकेन का एक ऑर्गेनिक मैटर बन गया, उसके ऊपर ब्रायोफाइट्स का ऑर्गेनिक मैटर बन गया। ब्रायोफाइट्स मर गए, ब्रायोफाइट्स का ऑर्गेनिक मैटर बन गया। फिर तो छोटे छोटे पौधे निकलने लग गए वहाँ पर, टेरिडोफाइट्स निकलने लग गए, जिनको कि ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं थी, फर्टिलाइजेशन के लिए पानी की ज़रूरत नहीं, तो छोटे छोटे टेरिडोफाइट्स निकलने लग गए। टेरिडोफाइट्स मरे और मिट्टी की लेयर और ऑर्गेनिक मैटर, आप देखिए किस तरीके से ऑर्गेनिक मैटर इकट्ठा होता चला जा रहा है, यानी कि सॉइल बनती चली जा रही है, उससे सॉइल बनती चली जा रही है। किससे? कूल लावा से। तो वहाँ पर
अब तो छोटे छोटे प्लांट्स निकलना शुरू हुआ, जिम्नोस्पर्म फिर एंजियोस्पर्म निकलना शुरू। तो आप देखिए जहाँ पर कूल लावा था, जहाँ पर कभी लाइफ फॉर्म नहीं थी, वहाँ पर बड़े बड़े पेड़ निकलने लग गए, यानी कि एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म भी बनने लगे। शुरुआत किससे हुई थी कूल लावा पर लाइफ की? लाइकेन। तो लाइकेन क्या हो गई? पायनियर स्पीशीज। बात तो समझे? एंड कहाँ पर? जब बड़े बड़े पेड़ निकलने लगे, जिम्नोस्पर्म या एंजियोस्पर्म, वो क्या हो गए? क्लाइमैक्स स्पीशीज। बीच में ब्रायोफाइट्स आए, टेरिडोफाइट्स आए, ये हो गए सीरल स्पीशीज, यानी कि सीरल। बात समझे बेटा? ये इस तरीके से इसका प्राइमरी सक्सेशन। तो प्राइमरी सक्सेशन का मतलब है वो एरिया जहाँ पर कि कभी लाइफ थी ही नहीं, वहाँ पर सक्सेशन शुरू हुआ, तो वो प्राइमरी सक्सेशन कहलाता है। और इस प्राइमरी सक्सेशन में ज़्यादा वक्त लगता है, यानी कि लॉन्ग टाइम का है ये प्रोसेस, बहुत लंबा समय लगता है, 2000 से 3000, 4000, 5000 साल। सेकेंडरी सक्सेशन बोलते हैं उस एरिया में सक्सेशन होता है जहां कभी लाइफ हुआ करती थी, फिर वहां पर अचानक से कुछ ऐसा एनवायरमेंटल कंडीशंस आए कि वहां से लाइफ खत्म हो गई। सेकेंडरी सक्सेशन का मतलब है कि वो एरिया जहां कभी लाइफ होती थी पहले, लेकिन बाद में कुछ ऐसी एनवायरमेंटल कंडीशंस आई कि वहां से वो लाइफ खत्म हो गई बिल्कुल। अब दोबारा से वहां पर सक्सेशन की जरूरत पड़ी, दोबारा से वहां पर लाइफ फॉर्म बनी, तो उसको कहते हैं सेकेंडरी सक्सेशन। जैसे कि इसके एग्जाम्पल में हम लोग ले लेंगे एक फॉरेस्ट, एक जंगल जो आग लगने से खत्म हो गया है, आग से खत्म हो गया। एक जंगल जो एक जंगल है जिसमें कि आग लग गई तो पूरा जंगल खत्म हो गया, फिर बाद में वहां पर धीरे धीरे करके फिर से शुरुआत हुई। तो आप सोचिए कि शुरुआत हुई तो इसमें कम टाइम लगेगा, सेकेंडरी सक्सेशन में टाइम कम लगता है, प्राइमरी सक्सेशन में ज्यादा टाइम लगता है। सेकेंडरी सक्सेशन में कम टाइम का मतलब ये नहीं है कि 2-4 दिन में ही हो जाता है। सपोज यहाँ पर लॉन्ग टाइम का मतलब है कि कोई सक्सेशन 2000 से 3000 साल लग रहे हैं प्राइमरी सक्सेशन में, तो सेकेंडरी सक्सेशन में 200 से 300 साल लग जाएंगे, तो इतना कम टाइम नहीं लगेगा। लेकिन सेकेंडरी सक्सेशन में प्राइमरी सक्सेशन से कम टाइम लगता है। बात समझे बेटा? तो प्राइमरी सक्सेशन और सेकेंडरी सक्सेशन ये अंतर है हमें। सेकेंडरी सक्सेशन उस जगह पर होता है जहां कभी लाइफ फॉर्म्स हुआ करती थी, लेकिन बाद में फिर खत्म हो गई, लाइफ फॉर्म्स खत्म हो गई। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि सक्सेशन 2 टाइप का होता है, प्राइमरी सक्सेशन और सेकेंडरी सक्सेशन। ठीक है, चलिए प्राइमरी सक्सेशन क्या होता है, सक्सेशन कितने टाइप का होता है, ध्यान रखिएगा। अब हम लोग अगर एरिया वाइज पढ़ते हैं तो हमने कहा एरिया के आधार पर सक्सेशन के टाइप। अगर सक्सेशन वाटर में हो रहा है, वाटर में सक्सेशन हो रहा है तो कहलाएगा हाइड्रोसीयर। अगर सक्सेशन लैंड पर हो रहा है यानी जमीन पर हो रहा है तो कहलाएगा लिथोसीयर। अगर सक्सेशन रॉक्स पर हो रहा है, पत्थर पर हो रहा है तो ये कहलाएगा जीरोसीयर। क्या कहलाएगा? जीरोसीयर कहलाएगा। क्या कहलाएगा बेटा? जीरोसीयर कहलाएगा या जीरार्क कहलाएगा, जीरोसीयर या जीरार्क, हाइड्रोसीयर या हाइड्रार्क। ठीक है बेटा, तो एरिया के बेस पर सक्सेशन 3 टाइप का हो गया। वाटर में होगा तो हाइड्रार्क या हाइड्रोसीयर, लैंड में होगा तो लिथोसीयर, रॉक्स पर पत्थरों पर होगा तो जीरोसीयर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? जीरोसीयर कहलाएगा। अब हम लोग इसके बाद बेटा नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ेंगे वो सक्सेशन के स्टेप्स पढ़ेंगे। सक्सेशन के स्टेप्स, कितने स्टेप में सक्सेशन होता है।
आज हमने क्या क्या पढ़ लिया, सक्सेशन क्या होता है, सक्सेशन कितने टाइप का होता है, सक्सेशन किस किस एरिया में होता है, और सक्सेशन जिस स्पीशीज से शुरू होता है उसको क्या कहते हैं, सक्सेशन जिस स्पीशीज पर एंड होता है उसको क्या कहते हैं, उस दोनों के बीच में प्राइमरी जो स्पीशीज है और जहाँ पर एंड हो रहा है उसके बीच में जो सक्सेशन होता है उसको सीयर कहते हैं। ये सारी चीज़ें समझिए। अब हम लोग क्या समझेंगे, स्टेप्स ऑफ सक्सेशन। फिर आपको मैं एनसीईआरटी से भी थोड़ा सा पढ़ाऊंगी बेटा इसमें, ठीक है। स्टेप्स ऑफ सक्सेशन पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बेटा।